संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 2। इच्छा का भी अपना स्वरूप होता है। इच्छा क्यों उठी, इसके पीछे क्या कारण है, भाव क्या है और लक्ष्य क्या है। संवाद इसी पृष्ठभूमि में शुरू होता है। अकारण संवाद नहीं होता, बल्कि कोई भी कार्य नहीं होता। इच्छा का एक आधार ज्ञान होता है। इच्छा का एक प्रयोजन ज्ञेय का प्रसार है। इसी को तो विज्ञापन कहते हैं। इसका एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य के पीछे भी एक भाव होता है। यह भाव व्यक्ति विशेष के अनुरूप बदलता जाता है। विषय के साथ ही राग, द्वेष, स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा, दया, करुणा, कठोरता, आदेश, सलाह, प्रार्थना आदि भाव जुड़ जाते हैं। हर भाव के अनुरूप भाषा भी बदल जाती है और हाव भाव भी। एक विषय को विभिन्न लोगों के समक्ष भिन्न भिन्न ढंग से रखा जाता है। इसमें उम्र एवं लिंग भेद, स्त्री पुरुष के अनुरूप भी भाषा एवं कथानक भिन्न हो जाते हैं। सामाजिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सीधा विषय पर टिकाए रखता है। वहाँ बस समष्टि भाव होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का भाव रहता है। धर्म संप्रदाय के संवाद में अलग ही प्रेरणा छिपी रहती है। यहाँ आत्मिक से लेकर कट्टरता तक का संवाद होता है। संवाद कौन किससे करता है, इस बात को समझना आवश्यक है। इच्छा क्यों और कब उठती है? क्या व्यक्ति इच्छा को पैदा कर सकता है, बदल सकता है? आदमी के लिए कुछ संभव है और कुछ संभव नहीं है। शरीर पर कहीं मक्खी या मच्छर बैठ जाए तो एक इच्छा होती है उसे उड़ाने की, तथा दूसरी इच्छा होती है उसे मार देने की। उड़ाने के पीछे वर्तमान विवेक हो सकता है, किंतु मारने के पीछे प्रारब्ध भी हो सकता है। दो जीवात्माओं के बीच व्यवहार बहुत कुछ प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है। किस पर क्रोध आता है और किस पर प्रेम, यह प्रारब्ध है, वर्तमान नहीं है। वर्तमान का प्रेम तो करना पड़ता है, होता नहीं है। जैसे देवता को तय करके उससे प्रेम करना सीखते जाते हैं। भक्त बनने में समय लगता है। उपासना, तप, ध्यान, समर्पण आदि का अभ्यास करना पड़ता है। यह संभव है, किंतु मात्र दृढ़ संकल्प से इसी से इच्छा का रूपांतरण संभव है। यही प्रारब्ध और कर्म के बीच का संघर्ष क्षेत्र है, भविष्य निर्माण का मार्ग है। व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है। इच्छा शरीर में पैदा नहीं होती, बुद्धि में पैदा नहीं होती। संवाद का कारक यह नहीं है, यह तो सहायक है। इच्छा मन में पैदा होती है, मन संवाद का कारण बनता है। सारी इंद्रियां भी मन से जुड़ी रहती हैं। हर इंद्रिय के अपने विषय हैं, व्यक्ति को आकर्षित करते रहते हैं। कुछ आकर्षण विकर्षण प्रारब्ध के कारण बनता है। इस इच्छा में संवेदना का अंश प्रारब्ध होता है या फिर संकल्प की दृढ़ता। व्यक्ति और विषय के साथ हमारे श्वास प्रश्वास भी बदलते हैं। इनके प्रकंपन इच्छा की दिशा तय करते हैं। उसके अनुरूप ही हमारा संवाद चलता है। संवाद के कारक तो व्यक्ति होते हैं, प्राणी भी होते हैं। निर्जीव में संवाद नहीं होता। उनके मन की गति अति अल्प होती है। अब आप सोचें कि संवाद करते समय आपकी भूमिका कैसी रहती है और सामने वाले की कैसी रहती है। आप शरीर का उपयोग करते हैं। मुद्राएं, इशारे, हाव भाव भी भाषा के साथ ही जुड़े होते हैं। आपका ध्यान सामने वाले के शरीर, भाषा और हाव भाव पर भी रहता है। शरीर की भी अपनी भाषा होती है। वही बताती है कि पास बैठा आगंतुक ठीक है या नहीं। टेबल पर या थाली में रखे खाने में आज कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है। शब्दों का उच्चारण सही है या नहीं। सामने वाला भी स्वयं के शरीर का ठीक वैसा ही उपयोग करता है जैसा कि आप कर रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध ज्ञान को एक विशेष स्वरूप में ढालते हैं। भाषा, अलंकरण, विशेषण आदि का प्रयोग करें या नहीं करें, विषय सामने वाले की समझ में आएगा या नहीं आएगा। क्या विषय के साथ आपका अहंकार हावी है? क्या अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ना चाहते हैं? सामने वाले को अनभिज्ञ साबित करना चाहते हैं? ठीक इसी प्रकार सुनने वाले की बुद्धि भी कार्य करती है, विषय का आकलन भी करती है और आलोचना भी करती जाती है। वह भी स्वयं को आपसे अधिक बुद्धिमान समझकर ही सुनता है। बीच बीच में कुछ टिप्पणियां करता रहेगा।
संवाद का केंद्र होता है मन, दोनों पक्षों का मन। इच्छा इसी मन की है जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है। पहले बुद्धि इस इच्छा का आकलन करती है, उसको स्वीकृति देती है, तब प्राणों का प्रवाह क्रिया शुरू करता है। मन यदि संवाद से जुड़ जाता है तब संवाद सीधा सुनने वाले के मन में बेरोक टोक पहुंच जाता है। बुद्धि भी बीच में बाधा नहीं बनती। शरीर निश्चेष्ट होकर बस सुनता रहेगा। यही पूर्ण मनोयोग है। इसके बिना दोनों के मन में स्मृतियों और कल्पनाओं के विकल्प चलते रहेंगे। पूर्ण मनोयोग से बोलने वाले को पता रहता है कि कौन कौन उसे मन से सुन रहे हैं। दोनों के स्पंदन एकाकार रहते हैं। आप अपने मन, बुद्धि, शरीर का उपयोग कर रहे हैं संवाद में। संवाद सुनने वाला भी अपने मन, बुद्धि, शरीर का उपयोग कर रहा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि संवाद कौन कर रहा है और किससे? माँ बाप का निर्मित नाशवान शरीर तो संवाद का माध्यम है। शाश्वत जीव जो शरीर में रहता है वही संवाद करता है, वही संवाद सुनता है। दोनों जीव रूप हैं। इसी के लिए कृष्ण ने कहा था कि ममैव वांसो जीव लोके। साधना के उच्च धरातल पर बैठा व्यक्ति, साधक, तपस्वी, मनीषी जानता है कि दोनों एक ही हैं, अभेद हैं। सुनने वाला भी कृष्ण और बोलने वाला भी कृष्ण। तभी तो वेद वाक्य सत्य ही है। अहम ब्रह्मास्मि जीवन का आधार है। शब्दों का आदान प्रदान अर्थात संप्रेषण, संवाद। संवाद को यदि जीवन की डोर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संवाद का स्वरूप हमारे प्रत्येक संबंध की परिभाषा बनता है। इसी से विश्वसनीयता का धरातल तय होता है। संवाद पथरीला भी हो सकता है, कंटीला भी और फूलों की तरह सुगंध युक्त भी। संवाद स्वेच्छा से भी होता है और अनिच्छा से भी। कई बार प्रारब्ध भी संवाद करा देता है, अपनों से भी और अनजान लोगों से भी। व्यक्ति के नियंत्रण में कुछ नहीं रहता। क्या, कब, कैसे बोलना है। अचानक मित्र भी बन जाते हैं और शत्रु भी। संवाद का एक आधार हमारा पूर्वाग्रह भी है। इसमें एक पक्षीय संवाद के सामने एक साधारण संवाद रहता है। वैसे तो प्रत्येक जाने पहचाने व्यक्ति के बारे में हमारा एक निश्चित मत हो जाता है अथवा एक संबंध बन जाता है। इसी का नाम पूर्वाग्रह है। उसी को आधार बनाकर हम भाषा एवं भावनाओं का चयन करते हैं, उसके उत्तर को सुनने को तैयारी दिखाते हैं। यह पूर्वाग्रह संवाद का स्वरूप और ग्राह्यता की दिशा को बदल देते हैं। घर पर, कार्यस्थल पर इस प्रकार के संवाद अक्सर सुनाई दे जाएंगे। जहाँ भी संवाद की मात्रा बढ़ेगी उसकी गुणवत्ता कम होगी, भावों की भूमिका कम होगी। अनेक उत्तर तो यांत्रिक हो जाएंगे, अनेक संवाद तो अपना महत्व ही खो बैठते हैं। संवाद रिश्तों के प्रति भावनाओं की एक अभिव्यक्ति होती है। विषय और भाव के बिना कैसा संवाद? भाव पैदा होते हैं मन में और भाषा तय करती है बुद्धि। शब्दों का चुनाव एवं भाषा का गठन एवं मुद्राओं की भाषा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं और कैसे। सामान्य व्यवहार में बड़ा जब छोटे से बात करता है तब उसकी भाषा वात्सल्य प्रधान होती है। छोटा जब बड़े से बात करे तो उसमें श्रद्धा होती है। बराबर वाले जब बात करते हैं तब बीच में स्नेह बना रहता है। मन यदि अच्छा हो तो अन्य प्राणियों से और यहाँ तक कि निर्जीव पदार्थों से भी प्रेम हो जाता है। अहंकार की स्थिति में इन सारी भूमिकाओं व अभिव्यक्तियों का लोप हो जाता है। माधुर्य भी छूमंतर हो जाता है। संवाद आगे नहीं बढ़ पाता, प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है। संवाद ठहर भी सकता है, मौन भी संवाद का स्थान ले सकता है। कुछ दिनों का अंतराल भी आ सकता है अगले संवाद के पहले।